देख रहे हैं एनबीसी 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। एनबीसी 24 के हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एनबीसी 24 के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रजनीशकांत, जिनसे हम जोड़ों के दर्द और हड्डियों से जुड़ी हर परेशानियों के बारे में बातचीत करेंगे और उसके इलाज के बारे में भी जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम मैम। और जो आपका जो ये चैनल देख रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत सारा मतलब मेरे तरफ से नमस्कार। सर, आज जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर आज हम आपसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि कायरोप्रैक्टिक है क्या? मैम, कायरोप्रैक्टिक एक ऐसा टेक्निक है जो अगर देखा जाए, अगर इसको सही वे में अगर हम बोलते हैं तो कायरोप्रैक्टिक के तो सही मीनिंग है हार्ड और बैक। कायरोप्रैक्टिक एक ऐसा टेक्निक है जो हमारे स्पाइन की, जो हमारी रीढ़ की हड्डियाँ होती है, उसको बिना मेडिसिन, टोटली मैनुअल हाथों के द्वारा प्रेस करके रोगों को समन करना ही कायरोप्रैक्टिक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे बॉडी में ऑल टाइप्स ऑफ पेन होते हैं, नेक पेन, बैक पेन, तो ये कहीं ना कहीं हमारे स्पाइन से रिलेटेड है। हमारा जो वर्टिब्रा है, जो अब जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो कहीं ना कहीं सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं होता है। हम लोग उसको अलाइन करते हैं, नेचुरल जो वे होता है उसमें करते हैं। उसके बाद में मतलब जो पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है वो दूर होता है। तो ये टेक्निक कायरोप्रैक्टिक है। जी सर, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि कायरोप्रैक्टिक और फिजियोथेरेपी में क्या अंतर है? मैडम, कायरोप्रैक्टिक और फिजियोथेरेपी में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। लेकिन कायरोप्रैक्टिक होता क्या है कि हम लोग हाई वेलोसिटी थ्रस्ट, जैसे मान लें फिजियोथेरेपी एक होता है, फिजियोथेरेपी में भी चैप्टर होता है मैनिपुलेशन, उसमें भी जॉइंट को मैनिपुलेट करते हैं लेकिन बहुत मतलब माइल्ड फोर्स के द्वारा। और ये कायरोप्रैक्टिक क्या होता है, फिजियोथेरेपी होता है जैसे मान ली हमारी वर्टिब्रा के कहीं कोई मतलब आम भाषा में अगर देखा जाए तो बहुत लोग देखे होंगे कि इसकी गर्दन की नसें दब रही है, कमर की नसें दब रही है। रीज़न क्या है कि वर्टिब्रा जो है अपने जगह पे नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि फिजियोथेरेपी में होता है क्या है कि बहुत सारे टेक्निक होते हैं, एक्सरसाइज के द्वारा हम लोग उसको कम करते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी के द्वारा हम लोग पेन को कम करते हैं। थोड़ा सा इसमें प्रोसेस लॉन्ग हो जाता है। और कायरोप्रैक्टिक में होता क्या है कि हम लोग डायरेक्टली उस बोन को फोकस करते हैं और उसको रीअलाइन करते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही सही होता है तो पेन ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लगता है। तो ये डिफरेंट है कायरोप्रैक्टिक एंड फिजियोथेरेपी में। सर, आजकल की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है, लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं, ऐसे में काफ़ी देर तक लोगों को बैठना पड़ता है, तो स्पाइनल की प्रॉब्लम कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। जो मैं यही बताना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे आज के डेट में देखा जाए तो ये कोई बीमारी नहीं है, जैसे कि हम लोग सुनते हैं, लेकिन लोग इसको बहुत बड़ी बीमारी बहुत बड़ी बीमारी मान लेते हैं। रीज़न क्या है कि मुझे सही मेडिकल टर्म पता नहीं होता है। डॉक्टर जो बोल देते हैं मैं उस वर्ड को सर्च करते हैं, जितने भी सारे हमारे पेशेंट्स हैं, और वो डरने लगते हैं कि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, अब ये कभी ठीक नहीं होगा। मुझे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, पैरों में झंझनाहट आ रहा, माइग्रेन हो गया, अब ये कभी मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा। तो ऐसा नहीं है, ये सब बीमारी लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, ये कोई बीमारी नहीं है। अगर हम लोग सही वे में बैठना, चलना, सोना, अगर हम सही वे में जान लें तो ये बीमारी से हम लोग ऐसे ही निजात पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द और घुटने में दर्द की भी परेशानी आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब हमारे लाइफ स्टाइल में जो अगर देखा जाए तो कोई लोग डाइट भी फॉलो नहीं कर रहा, फास्ट फूड, जंक फूड इतना ज़्यादा हो गया कि वो वेट गेन करने में समय नहीं लगता है। जैसे मान ली हमारे नी का कैपेसिटी है एक आइडियल वेट BMI के अनुसार, अगर मान लें 70 to 80 kg, अगर वो मोर देन 100 kg अगर कैपेसिटी से ज़्यादा हो तो नी पे प्रेशर आएगी, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस बढ़ेंगे। सर, आजकल की जो लाइफस्टाइल है जिसमें बहुत सारे ऐसे दर्द होते हैं जिसका लोगों को सर्जरी कराना पड़ता है, तो विदाउट सर्जरी उसका कोई इलाज है क्या? मैम, हम लोग वही करते हैं, विदाउट सर्जरी ही करते हैं, लेकिन वो कंडीशन होता है। अगर वो कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरा हो, पेशेंट बिल्कुल चलने में असमर्थ हो, बेड रिडन हो गया हो, तो उन लोगों को सर्जरी के लिए जाना होता है। अदरवाइज़ और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि विदाउट सर्जरी ठीक होते हैं। जैसे कि पेन स्टार्ट हुआ, हम लोग उसको इग्नोर करते जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जब दर्द स्टार्ट हो तो पहले बहुत सारे ऑप्शन हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन के थ्रू। हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। तो उससे पहले हमारी कुछ लाइफ स्टाइल अगर चेंज कर लेते हैं, अगर उसके बाद हम लोग एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा होता है। तो हम लोग डायरेक्ट मेडिसिन पर चले जाते हैं, जो उस पर नहीं जाना चाहिए। उससे पहले भी कुछ अपना जो है लाइफ स्टाइल वगैरह चेंज करके पेन को कम कर सकते हैं। हाई हील्स पहनने से भी काफ़ी ज़्यादा दर्द जो है वो आजकल हो रहे हैं, तो इसके भी कोई इलाज है क्या सर? जी मैम, अगर कोई लड़की या फिर कोई भी महिलाएं हाई हील्स का ज़्यादा इस्तेमाल करती है तो उसके क्या इलाज हो सकते हैं? जैसे हाई हील जैसे ही कोई लड़कियाँ वेयर करती हैं
तो उनका हील हमेशा अप होता है और जो सोल जो होता है हमेशा डाउन होता है। तो हाई हील्स का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाई हील्स का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे काफ मसल्स और हैम्स मसल्स में काफ़ी शॉर्टनिंग आती है और कहीं ना कहीं वो फीमेल्स लोगों को वो प्रॉब्लम होता है। काफ मसल्स को आप देखे होंगे कि जो हाई हील्स जो मतलब ज़्यादा कंटिन्यू यूज़ करता है उसको काफ मसल्स में पेन अक्सर होते हैं। सर हाई हील्स पहनने पे पैर में तो दर्द होते ही है, बट क्या उसके असर कमर के पास भी होता है? हाँ, उसके असर कमर के पास भी होता है, नीज के पास भी होता है, तो हाई हील्स ज़्यादातर नहीं यूज़ करना चाहिए। नहीं यूज़ करना। बीच में आपको रोकना चाहूँगी कि जब लोगों को कोई बीमारी हो जाती है या फिर दर्द हो जाता है तो डॉक्टर की तरफ मूव करते हैं तो बहुत सारी दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, सर्जरी कराना पड़ता है। तो ये काइरोप्रैक्टिक में ऐसा है क्या जिससे लोगों को ज़्यादा दवा और सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े और वो ठीक हो जाए? वो आप ज़रा हमारे एनबीसी के दर्शकों को बताइए। देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे मान लें कि अगर मतलब जानकारी कम होने के कारण जैसे आजकल होता क्या है कि कहीं भी अगर बॉडी पेन हुआ, सपोज किसी को माइग्रेन का ही हेडेक हुआ, तो माइग्रेन हेडेक में होता क्या है कि लोग जब सर का दर्द होता है तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, या पैर का ही दर्द हो या शोल्डर का दर्द हो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो कहीं ना कहीं सोचते हैं मुझे जल्दीबाजी में कोई आराम मिले। ऐसे कंडीशन में वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप जिस डॉक्टर के पास जाएंगे उस टाइप से आपको गाइड करेंगे। सर्जन के पास जाएंगे सर्जरी के लिए बोलेंगे, मतलब वो मेडिसिन डिपार्टमेंट के पास जाएंगे मेडिसिन के लिए बोलेंगे। तो उसमें क्या है, हम लोग का क्या होता है कि जैसे मान लिया सपोज किसी को लंबे समय से हेडेक हो रहा है, नेक पेन हो रहा है या हाथों में दर्द आ रहा है, तो हम लोग क्या है कि वर्टिब्रा जो होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं सारा जो ब्लड सप्लाई होता है हमारे बॉडी में दर्द होने का दो ही कारण है, या तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट है या तो स्लो है। तो अगर हम देखते हैं कहीं भी अगर नर्व कंप्रेस होता है, ब्लड वेसल्स कंप्रेस्ड होता है, ब्लड फ्लो नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है कि पेन होना शुरू होता है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन का इफेक्ट जब तक होता है पेन कम रहता है, ऐसे ही मेडिसिन का इफेक्ट कम होता है पेन ऑटोमेटिक फिर हाई हो जाता है। तो वो कंडीशन में क्या होता है हम लोग यूज टू हो जाते हैं मेडिसिन के ऊपर। तो वैसे कंडीशन में हमारा क्या होता है कायरोप्रैक्टिक में कि जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, सपोज हमारे मान लीजिए कि जैसे हमारे शोल्डर में पेन आता है, मान लीजिए सर्वाइकल में कहीं कंप्रेशन है उसके कारण शोल्डर में पेन आता है, तो जैसे ही हमारा जो वो वर्टिब्रा मान लीजिए C4 C5 है, अगर जैसे ही हम उसको रियलाइन करते हैं अपने जगह पे लाते हैं तो ब्लड वेसल्स ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो नॉर्मली होने लगता है और वो पेन डे बाय डे रिड्यूस होने लगता है, वो भी विदाउट मेडिसिन। रीढ़ की हड्डी का सही होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है सर? देखिए हमारे अगर देखा जाए तो मेरा एक छोटा सा यह है, रीढ़ की हड्डी के सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। अगर हमारे रीढ़ का हड्डी का सही आकार हो तो बहुत सारे बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे मैं सारी बीमारियों को चर्चा नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो कॉमन जो हैं मैं उनको बताने जा रहा हूं। जैसे कि हमारे रीढ़ की हड्डी में अगर जब हम पहला हम लेते हैं, जैसे हमारा C1 जिसको एटलस कहते हैं, वहाँ से अगर कहीं भी थोड़ी बहुत अगर मिसिंग अलाइनमेंट हो तो पेशेंट को क्या होगा, लेजीनेस आएगा, आँखों में जलन होगा, सुस्ती महसूस करेगा, फिर उसके बाद में हेडेक, बहुत सीवियर हेडेक होगा। तो वैसे कंडीशन में क्या है, जैसे उसके नीचे आते हैं थोड़ा सा ये C3 C4 C5 C6 के नीचे, तो वहाँ से कहीं ना कहीं हमारा जो अपर लिम्स है जैसे हैंड्स हो गए, हमारे फेस हो गए, वो कहीं ना कहीं अगर कंप्रेशन होगा तो उसमें कहीं कहीं प्रॉब्लम आएगा, पेन आएगा। उसके जैसे ही नीचे जाते हैं डोर्सल स्पाइन पे, तो वहाँ अगर कंप्रेशन होता है तो हार्ट, किडनी, लीवर, लंबर जितने हैं, तो ये सारे ना सारे मतलब जितने सारे ऑर्गन्स हैं तो ब्लड सप्लाई हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही होता है। तो कहीं भी अगर मिसिंग अलाइनमेंट होता है तो हमारे जितने सारे ऑर्गन हैं, जितने सारे बॉडी पार्ट्स हैं उसमें पेन होते हैं। तो हम लोग का काम क्या है, कायरोप्रैक्टिक के थ्रू जो हम क्या करते हैं कि सारी रीढ़ की हड्डियों को पुनः अपनी अवस्था में ला करके रियलाइन करते हैं और ब्लड फ्लो को नॉर्मल करते हैं और पेन को ठीक करते हैं। सर इस प्रॉब्लम से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, सोने उठने बैठने चलने हर चीज़ें में लोगों को प्रॉब्लम होती है। देखिए इसमें होता क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक बीमारी नहीं है, एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। इसमें होता क्या है, जैसे कि मान लेंगे अगर आज के डेट में हम लोग देखते हैं तो बैंकर्स हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जितने सारे हैं उन लोगों को लॉन्ग सिटिंग्स होता है। तो लॉन्ग सिटिंग्स में होता क्या है कि हम लोग एक पोस्चर में लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम अपना पोस्चर जो है हर 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे के अंदर में चेंज करना चाहिए। अगर हम चेंज नहीं करते हैं तो कंटिन्यूअस वैसे बैठने पे हमारा पैल्विस जैसा सपोज मान लिया अगर हम पैर को फोल्ड करके बैठे हैं तो कहीं ना कहीं अब मेरा जो ये राइट हिप्स है ये थोड़ा अप जा रहा है, थोड़ा डाउन जा रहा है। और कंटिन्यूअस अगर इस पोस्चर में कंटिन्यूअस बैठेंगे तो 1-2 महीना, 6 महीना, 4 महीने बाद मुझे बैक पेन का इशूज़ आने ही आने हैं। जैसे कि मान लें अभी हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, नेक डाउन करके मोबाइल यूज़ करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ये नेक का कोई सपोर्ट नहीं होता है। जैसे ही हम नेक फॉरवर्ड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सारा वेट नेक पे होता है, जो कहीं ना कहीं ये हमारे नेक को कंप्रेस करता है और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम आप देखे होंगे। आजकल जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो लोग नेक पेन से मतलब कि परेशान हैं।
रीज़न क्या है, लंबे समय तक कहीं भी बैठते हैं 2 मिनट के लिए भी वो मोबाइल को छेड़ना, मोबाइल से खेलना, तो ये है। और जब हम लोग देखेंगे सोने पे आ गए हैं हम लोग, तो आज के देखेंगे बहुत हैवी गद्दे को यूज़ करते हैं हम लोग, जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग नॉर्मली 7 से 8 घंटा सोते ही सोते हैं। तो जैसे ही हम लोग सोते हैं तो हमारा स्पाइन जो होता है ऐसे प्रेस हो जाता है सॉफ्ट गद्दे पे, जो कि वो चाहिए नहीं। फिर वो कहीं ना कहीं 2-4-6 महीने बाद फिर से वो बैक पेन में कन्वर्ट होते जाता है, और धीरे धीरे बैक पेन से हम लोग प्रॉब्लम में आते हैं। कहीं कहीं हाई हिल मतलब हाई ये पिल्लोस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं सारी रात जो हम लोग सोते हैं नेक हमेशा फ्लैक्शन में रहता है, तो उसके कारण कहीं कहीं नर्व कंप्रेस होता है। तो ये सब सारे सिम्टम आते हैं। तो थोड़ी बहुत लाइफ स्टाइल को हम लोग चेंज करें, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे खड़ा होना है, तो इस बीमारी से बहुत हद तक हम लोग मतलब अलग हो सकते हैं। मतलब सर आप कहना चाह रहे हैं कि कंटिन्यूअसली लोगों को नहीं बैठना चाहिए, 40 to 45 मिनट्स के ब्रेक लेकर कंटिन्यूअसली जो एक पोस्चर में नहीं रहना है, एक पोस्चर में नहीं रहना, चेंज करना है अपने आप को। सर एक और सवाल होगा मेरा आपसे कि ऐसे परेशानी से जूझ रहे पेशेंट अगर आपके पास आपके क्लिनिक में आते हैं तो क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं आप उनको? देखिए, इस टाइप से प्रॉब्लम के जो भी मतलब पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले तो डायग्नोस जरूरी होती है कि प्रॉब्लम हुआ क्या है। अगर मान लिए अगर हमारा मतलब आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे लोग, मैं फिंगर से ही पालपेट कर लेता हूँ कि प्रॉब्लम किस पार्ट में है, लेकिन पेशेंट के नॉलेज के लिए मुझे कभी कभी उन लोग के पास जो मेरे पास आते हैं वो सारे जगहों से थक कर के ही आते हैं, तो उनके पास बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं, एक्सरे, MRIs, तो उन लोगों को दिखा कर मुझे समझाना पड़ता है कि प्रॉब्लम आपका यहाँ है। उसके बाद हम लोग डायग्नोस करने के बाद एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। अब उसके बाद डिपेंड करता है कि इनको कितना ट्रीटमेंट होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा या 1 होगा। उसके बाद हम लोग उनको ट्रीट करते हैं और उनको गाइडलाइंस देते हैं कि कैसे रहना है आपको, कैसे मतलब 7 डेज 10 डेज जब भी प्रिकॉशन में रहना है। उसके बाद वो ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं और उनको राहत मिलती है। सर मेरा एक आखिरी सवाल आपसे और होगा कि फिजियोथेरेपी की तरफ भी लोग जाते हैं, उन्हें दर्द होती है तो, और कायरोथेरेपी की तरफ भी जाते हैं, तो बेहतर कौन है? देखिए मैम, दोनों अगर देखा जाए तो फिजियोथेरेपी और ये कायरोप्रैक्टिक दोनों ही एक अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर आता है। दोनों में ही मेडिसिन यूज़ नहीं किया जाता है और दोनों में ही पेशेंट को दर्द से रिलेटेड जितने सारे प्रॉब्लम होते हैं वो मतलब सॉल्व किया जाता है। अगर देखा जाए तो फिजियोथेरेपी जस्ट लाइक अगर किसी पेशेंट को कमर में दर्द है, अब कॉमन सा वर्ड है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क होने से क्या होता है कि पेशेंट को बैक में पेन आता है, कभी कभी पेन रेडिएट करके हिल तक जाता है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास हम लोग जैसे ही जाते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो अपना डायग्नोस करने के बाद में ट्रैक्शन से लेकर के इलेक्ट्रोथेरेपी से लेकर के मैनुअल एक्सरसाइजेस कराते हैं। ये ड्यूरेशन अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबा टाइम तक, कभी कभी ऐसा होता है कि ये आपको टाइम टू टाइम लेना होता है। जैसे अभी आप ये 2-4 महीने जो भी हो आपका कंटिन्यू सेशन चला, फिर उसके बाद 6 महीने 1 साल के बाद फिर से फिजियोथेरेपी पे आना होता है, नहीं तो आपको फिर से वो दोबारा वैसा एक्सरसाइज घर पे भी फॉलो करना होता है। तो बैक पेन अगर देखा जाए तो स्लिप डिस्क का मतलब होता ही यही है कि अगर मान लीजिए जो अपने जगह पे वर्टिब्रा नहीं है, अपनी जगह से स्लाइड होने के कारण जैसे उसके बीच का पार्ट को जो डिस्क होता है वो स्लिट होता है, तो वो स्लिप डिस्क होता है, उसके कारण ब्लड वेसल्स कंप्रेस होते हैं और पेन आते हैं। तो हम लोग का काम क्या है कि जैसे जो पेन होता है वो वर्टिब्रा को हम लोग मूव कर देते हैं, रिसेट कर देते हैं। सपोज मान लीजिए सीक्वेंस ऑर्डर में वर्टिब्रा होता है, एक ऐसे एंटेरियर और पोस्टेरियर आता है, तो फिजियोथेरेपी जो होते हैं वो इस पे काम करते हैं और वो जैसे कि आप ट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रोमोडलिटीज़, मैनुअल एक्सरसाइजेस से करके पेन को माइनस करते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि आपको ऐसे फॉलो करना है। और हमारा काम क्या है कायरोप्रैक्टिक में कि इसको डायरेक्टली आकर के हम लोग रिसेट कर देते हैं। जैसे ही रिसेट करते हैं पेशेंट को 7 to 10 डेज उसमें बोलते हैं कि थोड़ा प्रिकॉशन में रहना है, फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करना है और उसके बाद अपना नॉर्मल लाइफ धीरे धीरे स्टार्ट करना है। तो ये डिफरेंट है फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक में। सर जाते जाते आप एनबीसी के सभी दर्शकों और व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा जो भी आपके व्यूअर्स हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम है मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे, हमारे बहुत सारे ऐसे जो बैठने का टेक्निक, चलने का, सोने का, अगर इसे हम लोग अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको ना तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो किसी डॉक्टर के पास, ना तो हमारे पास। आप लोग ये सब सारी प्रॉब्लम खुद से भी ठीक कर सकते हैं। अगर जब प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम डे बाय डे थोड़ी थोड़ी डिक्रीज़ होता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग जैसा मतलब समझें कि मुझे किसके पास जाना है, तो ये चॉइस आप लोग के पास है कि आप मेडिसिन की तरफ जाना चाहते हैं या विदाउट मेडिसिन की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सारे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके तरफ जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो एनबीसी के देख रहे सभी दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं अगले एपिसोड में फिर आप लोगों से मिलूंगी एक नई पहचान के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर।